नमस्कार, मैं मेनका चौधरी देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 के बहुत ही खास प्रोग्राम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। आज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लेकर आया है एक्सीलेंस अवार्ड। जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, दरअसल ये अवार्ड उन लोगों को समर्पित है, उन लोगों को जाता है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी मेहनत से न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि अपनी मेहनत से समाज को दिशा देने का काम किया। और आज इस बड़े मंच पर पैनल डिस्कशन भी होगा और इस पैनल डिस्कशन के दौरान अलग अलग क्षेत्रों से जो हस्तियां हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनकी राय बहुत ही मायने रखेंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सेशन की तरफ और पहला सेशन जुड़ा है शिक्षा से। कोविड के दौरान सबसे ज्यादा जो सेक्टर प्रभावित हुए उनमें शिक्षा का भी है, एजुकेशन का सेक्टर भी है। कई सवाल हैं और इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और इस वक्त एक्सीलेंस अवार्ड में सबसे पहले पैनल डिस्कशन के लिए मैं अपनी सहयोगी अनामिका सिंह को बुलाना चाहूंगी। और शुरुआत एसपी सर आपसे, क्योंकि कई बार जब हम बात करते हैं शिक्षा की जी, तो वो चुनौतियां तो हमने भी देखी, अपने आस पड़ोस में भी देखी, अपने घर में भी देखी हैं, जब बच्चों के साथ बहुत बुरा हाल रहा। अभी तक चल रहा है, लेकिन अब चूंकि कोरोना काल खत्म हो रहा है, चीजें बेहतरी की ओर बढ़ रही हैं। एजुकेशन सेक्टर में कितनी बेहतरी आ पाई है कोरोना काल के बाद? जब कोरोना आया, एकदम सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, तो अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि बच्चों की अब पढ़ाई कैसे हो। तो हम लोगों ने, शिक्षा विभाग ने भी सबकी मदद से एक दूसरा प्लेटफार्म चुना, ऑनलाइन शिक्षा का। इसके लिए जो भी ऐप्स थे या जो भी प्लेटफार्म्स थे, उन सबको हम लोगों ने जोड़ते हुए अपने टीचर्स की ट्रेनिंग की, बच्चों को सिखाया और ऑनलाइन मोड में आकर के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया। कह सकते हैं कि मोर देन 60% स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेज अटेंड की। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई जागृति आई है। विशाल जी, अब चूंकि आप भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और ऐसे हायर एजुकेशन से जुड़े हैं जहां पर लोग बहुत सारे आयाम तलाशते हैं, पढ़ाई से लेकर रोजगार तक, और रोजगार भी प्रभावित रहा पूरे कोरोना काल में, लेकिन चीजें अब बेहतर हो रही हैं, ठीक हो रही हैं। तो रोजगार को लेके और कैसे आप इसको कोशिश करते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम जो एजुकेशन दे रहे हैं, जो चीजें सिखा रही हैं, वो रोजगार में भी काम आएंगी उनके? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, शिक्षा जो भी हो रोजगार परख ही होनी चाहिए। क्योंकि जो भी गार्जियन पैसा खर्च करता है पढ़ाने के लिए, वो ये सोच के पैसा लगाता है कि मेरा बच्चा इस पैसे पढ़ के और कहीं ना कहीं इनको रोजगार मिलना चाहिए। तो शिक्षा में तो सरकार का भी योगदान है रोजगार के लिए, और हम लोगों की भी कोशिश है। थोड़ी असुविधाएं रहती हैं, मगर फिर भी उसको हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, एरा मेडिकल कॉलेज से फरीदी साहब हैं। आप तो सर ऐसे सेक्टर से हैं जहाँ पे एरा मेडिकल कॉलेज ने कोरोना काल में भी बहुत लोगों की जानें बचाई, उसके बाद एजुकेशन में भी आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। अब क्या हालात दिखाई दे रहे हैं आपको? क्योंकि जिस तरीके से लोग जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, हमारे शहर में क्या चल रहा है, कोरोना केसेस घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, हम कितने सेफ है, सिक्योर हैं, इसको लेकर के भी हालात क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? एजुकेशन और लिटरेसी में फ़र्क है। लिटरेसी डिग्री है जो एक्सप्लेन करती है। इस कोरोना से लिटरेसी पे असर नहीं पड़ा, ऑनलाइन क्लासेस हुए, हमारे यहाँ भी हुए, लेकिन हम लिटरेसी के पीछे नहीं जा रहे हैं, हमें एजुकेशन चाहिए। और एजुकेशन का अर्थ होता है इट्स ए प्रोसेस टू ब्रिंग अबाउट ए डिजायर्ड चेंज इन एन इंडिविजुअल। वो डिजायर्ड चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए 3 आयाम हैं: कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। ऑनलाइन के जरिए से हम साइकोमोटर डोमेन नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसके जरिए से कॉग्निटिव डोमेन कर सकते हैं, थियरी बता सकते हैं, हम प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते। तो जहाँ शिक्षा में हमारे सारे ही क्लासेस का नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का हुआ। और मैं देश के लिए हम सबको नतमस्तक होना चाहिए कि जितनी तेज़ी से हमने इम्यूनाइजेशन किया है, वैक्सीनेशन किया है, उसका एक बहुत बड़ा कारण बनेगा वो कि हम शायद इसको कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर सुकेश, अभी डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आफ्टर वैक्सीनेशन भी खतरा कितना टला नहीं, और अभी कितने प्रिकॉशन और रखने पड़ेंगे? मैं समझता हूँ कि 70 करोड़ 75 करोड़ के आसपास वैक्सीन लगने जा रही हैं हमारे ऑल ओवर कंट्री में। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन हो चुका है, और इसीलिए हम सारे लोग उसकी पहुँच से दूर हो रहे हैं कोरोना से। लेकिन ये तो आगे रिसर्च बताएगी, मेडिकल क्षेत्र में जो अनुसंधान हो रहे हैं वो बताएंगे कि जो पोस्ट कोविड इफेक्ट है वो कितना लंबा और चल सकता है। और यदि इसका बूस्टर डोज आ जाती है और ये लगता है कि ये बाद में ये समाप्त हो सकता है,
तो निश्चित रूप से हम इससे उबर जाएंगे। फिलहाल इस सेशन को खत्म करते हैं यहीं पे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा अगला पैनल है, उस पर भी डिस्कशन शिक्षा से भी होगी और साथ ही व्यापार की भी बात होगी। शुरुआत जयपुर स्कूल वाइस चेयरमैन श्री देवंत दयाल जी से करूंगी। बात बच्चों की है। अब अचानक से फोकस फिर से पढ़ाई और बच्चों के भविष्य पर है। तैयारी कैसी है आपकी? इसका खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। ऑल्दो बोला जाता है कि बच्चे इससे थोड़ा सा ज़्यादा इम्यून हैं, लेकिन क्योंकि थर्ड वेव का खतरा बताया जाता है तो स्कूल्स आर वेरी वेरी केयरफुल। और हमारे जैसे स्कूल, क्योंकि हम लोग कभी भी ये चांस नहीं लेंगे कि एक भी बच्चा इस खतरनाक रोग का शिकार हुए। श्री शक्ति जी के पास चलूंगी मैं। फैशन इंस्टीट्यूट, फैशन टेक्नोलॉजी, और आज की जनरेशन फैशन से कुछ ज्यादा ही खुद को जोड़ कर रखती है। अप टू मार्क, अप टू डेट रहना होता है। जी। कोरोना ने कुछ रोका या रफ्तार वही रही? सी आई गेस हर ही क्षेत्र में, फैशन में भी बाकी सब क्षेत्रों की तरह कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट देखने को मिला। एंड जहाँ पर डिज़ाइन एजुकेशन की बात है, इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्योंकि डिज़ाइन आप एक्सपीरियंस करते हो, जब आप कॉलेज आते हो, आप अपने साथ में बैचमेट से मिलते हो, आप टीचर से भी सीखते हो और उस एक्सपीरियंस से भी सीखते हो। ऑनलाइन उतना इफेक्टिव ना हो। ऑनलाइन कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। बट मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सारे फैकल्टी मेंबर्स का, और जिन्होंने कैंपस में आके सारे जितने भी पैटर्न्स हैं, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके वीडियोस बना के हम लोग के डिजिटल क्लासरूम में शेयर किए, और कहीं भी हमारे स्टूडेंट्स को ये फील नहीं होने दिया कि आप पीछे छूट रहे हो। अनमोल साहब, रियल एस्टेट सेक्टर ये तो प्रभावित हुआ है कोरोना के दौरान, बट अब पोस्ट कोरोना की हम बात करेंगे। रियल एस्टेट इस वक्त का स्वागत और इस वक्त के लिए खुद को किस तरीके से तैयार करे? रियल एस्टेट मुझे लगता है कि अब आने वाले फेस्टिव सीज़न की तैयारी कर रहा है। जो बीते 1.5-2 सालों से जो हैम्पर हुआ, अब ये लग रहा है कि जो फेस्टिव सीज़न है उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर जाएंगी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर निवेश भी, तो निवेश आपके सेक्टर में भी? हाँ, एकदम, खासकर बनारस में। हाँ, क्योंकि किस तरह का? क्योंकि बनारस, क्योंकि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो काफ़ी हद तक लोगों का उस तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उपेक्षा पूरे यूपी के। तो काफ़ी हद तक चीज़ें और अच्छी होने की उम्मीद है। समीर जी, एक पोस्ट कोरोना और एक कोरोना। कोरोना के दौरान ऑनलाइन वो एक अलग तरह की चुनौती थी कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ना, उनके पेरेंट्स को समझाना कि ऑनलाइन क्लासेस होते क्या है, टीचर्स को भी ट्रेन करना के लिए भी नया था। लेकिन अब हम बात पोस्ट कोरोना की कर रहे हैं। पोस्ट कोरोना तैयारी स्कूल खुलने की हो रही है, आदेश हो भी चुके हैं, कई जगहों पर स्कूल खुल चुके हैं। आप लोगों ने किस तरह की तैयारी की है? सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इंडिविजुअली हम जितना इम्पोर्टेंट स्कूलिंग है हमारे लिए, उतना ही वो बच्चे भी प्यारे हैं हमारे लिए। उनके लिए वर्किंग जो हमें करनी है, उनकी सेफ्टी के साथ करनी है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है आई थिंक सभी स्कूल्स के लिए। और सारी चीज़ों को देखते हुए, सेक्शन में डिवीज़न करते हुए, और जो भी हम बच्चों को उनको कोरोना जैसी प्रॉब्लम से सेव करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए जो कुछ कर सकते हैं सभी। बच्चे आने शुरू हुए? हाँ, अप्रोक्स 70% स्टूडेंट्स जो है उसने ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लिया है, रिमेनिंग 30% ही बचा हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में शामिल होने के लिए। तीसरे पैनल डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी अनामिका। रॉयल मसाले वाले हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। रॉयल्टी कितनी होगी इनसे पूछेंगे हम। स्वाद और सेहत दोनों दो चीज़ें हैं, ढूंढते हम एक में हैं, मिलता हमें कहीं नहीं है। और बहुत लोगों के जहन में सवाल होता है कि भाई ये सेहतमंद तो है ना, और अगर सेहतमंद तो स्वादिष्ट तो है ना, तो रॉयल मसाले कैसे इस दोनों चीज़ों को पूरा करता है एक साथ? रॉयल मसाले का जो प्रोडक्शन होता है वो डोर टू डोर स्टेप चेकिंग होती है। माल फैक्ट्री में उतरने से लेके ग्राइंडिंग तक जाने तक वो 4 बार उसकी प्रोसेस होती है, सफाई होती है, और उसकी लैब में टेस्टिंग होती है। अपनी खुद की टेस्टिंग है, तो हम बिना प्रोडक्ट को टेस्ट किए कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, क्रिस्टो ग्लोबल के हमारे साथ मौजूद है पुनीत जी। अब पुनीत जी, आप तो एक बड़ी चेंज शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, और उससे मुझे लगता है कि बहुत लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। आपने अगर पहल की है तो क्या कारण है और क्या तैयारी है आपकी? जब पैंडेमिक की बात आई और हमने देखा कि अब लोगों को सेहत की भी बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, तो हमने अपना पूरा एक FMCG रेंज लॉन्च किया, जो
प्योरली नेचुरल बेस्ड इंग्रेडिएंट से बना है। बट व्हेन यू यूज़ नेचुरल प्रोडक्ट्स तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट तो नहीं होती, बट आपकी जो बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी बैरियर है वो बरकरार रहती है। और इसीलिए हमने, हमारा जो रिसर्च और इनोवेशन का बैकग्राउंड था, मेरे पार्टनर है मिस्टर नीरव शर्मा, ही इज़ द हाईएस्ट पेटेंट होल्डर इन एफएमसीजी इन इंडिया। तो हमारे पास बहुत सारे पेटेंट्स थे, तो उन पेटेंट्स को यूज़ करके हमने एक ऐसा रेंज बनाया प्रोडक्ट्स का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं। हमने एफएमसीजी के ट्रेडिशनल ट्रेंड को ना अपनाते हुए हमने फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया, क्योंकि पैंडेमिक में बहुत लोगों की जॉब चली गई, कुछ लोगों की इनकम घट गई। तो हमने एक ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल लाया है जहाँ बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के आदमी 1 लाख रुपए में अपना काम शुरू कर सकता है, राइट। तो इंसान 1 लाख रुपए के निवेश से अपना स्टोर शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकता है। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में बहुत जो नौजवान है वो जुड़ेंगे आपके से। बिल्कुल जी, से। बहुत हरिशंकर तेजी से जी, जुड़ आईटी हेल्थ, हमने देखा कि इस कोरोना काल में जब लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, डॉक्टर्स नहीं बैठ पा रहे थे, ओपीडी नहीं चल रही थी, इस बीच आईटी डिपार्टमेंट ने और आईटी हेल्थ ने बहुत मदद की लोगों की। तो आईटी हेल्थ का आज की डेट में कोरोना काल के बाद, जब हम आफ्टर कोविड बात करते हैं, क्या भूमिका देखते हैं आप? कोरोना काल में क्या था कि पेशेंट अकेला आता था, अटेंडेंट होते नहीं थे, उनके अटेंडेंट को उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। उसके लिए हमने एक रिमोट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाया, जिसके लिए हमने कई कंट्रोल रूम्स बनाए और वहाँ पे अपने जो सीनियर कंसल्टेंट थे, बाकी हमारे इंटर्न्स थे, इन लोग को बैठाया ताकि वो उसको एक भी पेशेंट हमारा छूटे ना, क्योंकि उसके अंदर सभी पेशेंट, क्यों हमारा सब पेशेंट ऑनलाइन थे। तो ये जो हमारी क्राइटेरियन टेक कंपनी है, हम लोगों ने इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए और उससे क्या हुआ कि वहाँ पे मॉनिटरिंग बहुत ईजी हो गई। राम गोपाल जी, आपके ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है लोगों को वो घर, वो छत मुहैया करवाने की, जो सालों साल या सारी जिंदगी लोगों का सपना होता है। पूर्वांचल में एक बड़ा काम कर रहे हैं आप, लेकिन जब हम बात करते हैं रोजगार की, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे नौजवान पूर्वांचल के या इसके इर्द गिर्द के आपसे भी जुड़े हुए होंगे। क्या तैयारी है आपके भविष्य के लिए, और अभी वर्तमान में स्थिति क्या है? पूर्वांचल में हमारी कंपनी पहली कंपनी है जो अपनी ज़मीन पे सरकार के साथ मिलकर गरीबों को घर दे रही है। स्टेट की 6 कंपनियां हैं, पूर्वांचल में हम अकेले हैं। 608 गरीबों को घर जो है हम सरकार के साथ पीपी मॉडल पे दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी की जो है स्कीम है। उस स्कीम का चैलेंज ये है कि जब फर्स्ट वेव थी उसमें हम लोगों ने केवल 2 दिन काम बंद रखा, पूरे कोविड हम लोगों ने काम किया। अब रही बात रियल इस्टेट सेक्टर की, रियल इस्टेट में चाहे हम हों चाहे कोई बिल्डर हो, अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो रियल इस्टेट से बेहतर स्कोप कहीं नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा, युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। मथुरा में एक कबाड़े की दुकान पर टायर खरीदने को लेकर विवाद, कुछ लोग दुकानदार को पीटते नजर आए, पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में पत्नी से उसका बच्चा छीनकर भाग रहे पति को परिवार वालों और राहगीरों ने पकड़कर पीट दिया, पिटाई का वीडियो वायरल। कासगंज के कोतवाली इलाके में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार, दोहरे हत्याकांड में फरार चल रहा था बदमाश। हरदोई के अतरौली इलाके में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग दंपत्ति की मौत, पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी। महाराजगंज के फरेंदा इलाके में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 तस्करों के पैर में लगी गोली, बदमाशों की गोली लगने से एक सिपाही भी जख्मी। बस्ती के गौर इलाके में प्रेमी युगल को चप्पल की माला पहनाने के मामले में पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। भदोही के गोपीगंज में करंट की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत, दुकान में काम करने के दौरान करंट की चपेट में आया युवक। कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 ई रिक्शा चालकों में हुआ विवाद, 2 ई रिक्शा चालकों में जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। चित्रकूट के राजापुर इलाके में मोहरवा मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार युवक को मारी टक्कर, भीड़ ने ट्रक चालक को पकड़कर जमकर पीटा। रायबरेली में बेकाबू गाड़ी ने बाइक सवारों को रौंदा, हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत। सहारनपुर में तेज कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत। उन्नाव के कोतवाली इलाके में चेन छीनकर भाग रहे लुटेरों को महिला ने सिखाया सबक, महिला ने लुटेरों को पकड़कर जमीन पर गिराकर पीटा। आगरा के हरि पर्वत इलाके में पुलिस ने वाहन चोरों के एक गैंग का किया भांडाफोड़, पुलिस ने गिरोह से चोरी की 17 बाइक भी बरामद। सहारनपुर में क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध हथियार और चोरी की 19 बाइक बरामद की। भदोही में पुलिस कस्टडी से एक बाइक चोर फरार, बदमाश का मेडिकल परीक्षण कराने 2 पुलिसकर्मी उसे अस्पताल ले जा रहे थे।
मथुरा के नौझील इलाके के बाजना में संदिग्ध हालत में विवाहिता की जलकर मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। आजमगढ़ में पुलिस ने 370 खाली कारतूस बरामद किए, पुलिस ने एक शख्स को पूछताछ के लिए उठाया। पीलीभीत के अमरिया इलाके में पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, रेप के मामले में पुलिस को थी आरोपी की तलाश। भदोही के औराई कोतवाली इलाके में पुलिस ने नकली सीमेंट की बड़ी खेप बरामद की, चेकिंग के दौरान पिकअप गाड़ी से अल्ट्राटेक कंपनी का 70 बोरी नकली सीमेंट बरामद। बरेली में ड्रग विभाग की टीम ने कुतुबखाना बाजार इलाके में छापा मारकर नकली दवाइयों का जखीरा बरामद किया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अमरोहा के नुगामा सादात इलाके के आलमपुर कैच गांव में रामलीला के दौरान हुआ बार बालाओं का डांस, स्कूल में रामलीला के दौरान हुआ बार बालाओं का अश्लील डांस। अयोध्या में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की, मांग नहीं माने जाने पर 2 अक्टूबर को जल समाधि लेने की घोषणा की। पीलीभीत में एसपी ने निकाली छात्र जागरूकता रैली, बीजेपी सरकार छात्र विरोधी काम करने का सरकार पर आरोप लगाया। अयोध्या में सहारा इंडिया के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, सहारा और सेबी के विवाद को जल्द सुलझाने की सरकार से मांग की। महोबा में किसानों ने बारिश में बर्बाद फसलों के मुआवजे को लेकर तहसील में किया प्रदर्शन, हाथों में बर्बाद हुई फसलों को लेकर प्रदर्शन किया। बहराइच में सिख समुदाय के सैकड़ों किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट, सरकार के आदेश पर कंबाइन में भूसा बनाने वाली मशीन लगाने को लेकर जताई आपत्ति। संत कबीरनगर के तुर्कौलिया में एमबीडी तटबंध के टूटने का खतरा बढ़ने पर आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल, तटबंध से टकराया घाघरा का पानी। कानपुर में 15 नवंबर तक होने वाले मेट्रो ट्रेन के ट्रायल के लिए 3 कोच मेट्रो डिपो पहुंचे, पूजा के बाद ट्रेलर से उतारे गए कोच। पीलीभीत में 1 अक्टूबर से स्वागत आप सभी का एक बार फिर से इस मंच पर, और उम्मीद है कि जो सवाल लोगों के जहन में चल रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब मिल सकेंगे यहाँ। सबसे पहले डॉक्टर अमित कुमार जी से ही बातचीत के इस सिलसिले को, इस सेशन की शुरुआत करूंगी। डॉक्टर अमित जी, बात जब दिल की होती है, इससे तंदुरुस्त रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए क्या करें? हमें बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है, खास करके जो युवा वर्ग है उसके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि तनाव बहुत बड़ा एक कारण बनता जा रहा है हृदय रोग को बढ़ाने के लिए, और तनाव के साथ साथ जो हमारी जो निष्क्रिय जीवन शैली हो गई है वो भी एक बड़ा योगदान है इसमें, जिससे कि हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इसको भी हमें लिमिट करना पड़ेगा, जिससे हम अपने हृदय को सुरक्षित रख सकें। डॉक्टर आर के यादव, आपके पास आऊँगी। एक और जो बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है, एलर्जी। शुरुआत देखने को मिलता है कि अब तो 5-6 साल के जो बच्चे हैं वो भी एलर्जी से पीड़ित हैं, शायद उस पर ध्यान नहीं जाता बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का। कितनी बड़ी समस्या है ये इस वक्त? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में अभी भी एलर्जी के ऊपर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है। ये सबसे जो बड़ा कारण इसका और है जो है ये जेनेटिक जाना। जिस माँ बाप को अगर एलर्जी है, दोनों में से किसी को भी अगर एलर्जी है तो उनके बच्चों में भी एलर्जी जाएगा। और ये देखा गया, जो हमने अपने प्रैक्टिस के दौरान देखा है कि अगर मदर फादर को एलर्जी है तो बच्चे को भी निमोनिया से चालू होगा, और कुछ वर्षों के बाद अगर ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे वो एलर्जी में कन्वर्ट होगा, फिर वही एलर्जी धीरे धीरे जाके दमा में कन्वर्ट हो जाएगा। पीओसीटी से डॉक्टर चेयरमैन सौरभ गर्ग जी, ये बताइए, कोरोना का जो ये दूसरा दौर आया था जी, ये बहुत डरा देने वाला था जी मैडम, हिला देने वाला था कह सकते हैं। अप्रैल मई का महीना खासकर बहुत ही दर्द देने वाला महीना रहा। किस तरीके से आप लोगों ने इस दौरान इस पूरे चीज़ों को टैकल किया? हमने बहुत सही बात की मैडम, ये डरा देने वाला था। ये अप्रैल मई का महीना एक तरह से सुनामी आई थी, और उस टाइम पे मैं तो डायग्नोस्टिक का काम देखता हूँ, और जितने भी जिला अस्पताल हैं पीजीआई के, जीएमसी और एम्स वगैरह में 24 आवर लैब चलाने का काम मैं संभालता हूँ पैथोलॉजी का। तो उस टाइम हमारे लिए भी चैलेंज था कि इतने सारे पेशेंटों का जो कोई दवा तो थी नहीं उसकी। उस टाइम जो भी सिम्टम होते थे, सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है,
तो इनके किटों की भी बहुत ज़रूरत थी, 24 आवर लैब चलाएंगे। इवन प्राइवेट में भी जांच किटें कम हो गई थी, तो हम लोगों ने इसको 24 आवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑन रखा, क्योंकि सारी फ्लाइटें बंद हो गई थी बाहर से। बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी और हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से फेस किया। डॉक्टर सुब्रहर्ष सिंह जी, कैंसर ये वो बीमारी है जो शब्द सुनते साथ ही लोगों को लगता है कि बस अब तो जीवन खत्म। अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो उसकी तरफ लोग बहुत ही तरस भरी निगाहों से देखते हैं। तो कैंसर को लेकर के आप क्या कहेंगे, कब हमें सचेत होना है, और अगर कोई कैंसर पीड़ित है तो उसे डरना नहीं है, उसे सस्ता इलाज, सुविधाजनक इलाज कैसे मिले? मैम, हम कैंसर ट्रीटेबल है, कैंसर का इलाज है। कई जगह मिथ है कि कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है। हर कैंसर के स्टेज 1, 2 और 3 में कंप्लीट ट्रीटमेंट है। हम अपने फाउंडेशन जो हमारा है, हम छोटे छोटे शहरों में जा रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रीटमेंट से ज़्यादा अवेयरनेस। जितना एग्रेसिव अवेयरनेस होगा उतना स्टेज हम किसी बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं। सो हमारा एम ही है डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड रिस्क रिडक्शन। सो हम जो भी पर्टिकुलर एरिया, जैसे हम अभी काम कर रहे हैं देवी पाटन मंडल में, अब छोटे छोटे ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो जो पर्टिकुलर एरिया के रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम डिटेक्ट करके लोगों को काउंसिल करके उनके रिस्क फैक्टर्स मिनिमाइज़ कर रहे हैं। आजकल आयुष्मान से भी कैंसर का ट्रीटमेंट ईजिली अवेलेबल है। इवन मैं आयुष्मान यूज़ करता हूँ, आयुष्मान से बहुत सारे पेशेंट का हमने ट्रीट किया है और सरकार अच्छा खासा कैंसर कवरेज कर रही है आयुष्मान से। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त मंच पर आने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के एडिटर मनमोहन राय जी को। अब मैं बुलाना चाहूंगी माननीय हेल्थ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के श्री जय प्रताप सिंह। सर प्लीज कम टू द स्टेज। और अब मैं हेल्थ मिनिस्टर जय प्रताप सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि जो मौजूदा हालात हैं उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर और जिस तरीके से चुनौतियों का हमने सामना किया, सरकार ने सामना किया, उस पर अपनी राय और की नोट दें। मैं न्यूज़ 18 के सभी लोग को और श्री मनमोहन राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थोड़ी बहुत बात अपने सरकार और अपने विभाग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बातें तो बहुत कुछ है और उसको एक सीमित दायरा में ला के कुछ बातें करके एक उत्तर प्रदेश का जो एक इफ़ेक्ट है वो मैं रखने का प्रयास करूंगा। स्वास्थ्य विभाग हमारा 3 महीना पहले, कोरोना के पहले मुझे दिया गया और जैसे कोरोना आया तो हम सब के लिए एक नया बीमारी पैदा हो गई, वैश्विक महामारी। कोरोना के बारे में किसी को जानकारी नहीं। 8 मार्च 2020 में पहला केस, हमको 3 केस मिले आगरा में, जो इटली से पर्यटक के रूप में घूम के आए थे। हमारे पास उतने भी बेड्स नहीं तैयार थे कि हम उनको किसी अस्पताल में रख लें या किसी उसका इलाज कर लें। हमने उनको सफदरजंग भेजा, सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, वहाँ भेजा। और उसी के बाद हमने जो टेस्टिंग लैब हमारा था 2020 के मार्च में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें हमने एक मशीन जो 70 टेस्टिंग प्रतिदिन करता था, वो हमारे पास उतनी क्षमता थी। वॉर फुटिंग पर और पूरे शक्ति के साथ मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया कि हर एक जितना ज़्यादा संभव हो सबसे पहले टेस्टिंग कैपेसिटी हमको बढ़ाना चाहिए। RT-PCR मशीन्स का तैयारी करिए, उसको आगे बढ़ाइए और उसके साथ जो भी व्यवस्था हो सके, मेडिकल कॉलेजेस से लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ तक अपनी व्यवस्था बढ़ाइए। L1, L2, L3 फैसिलिटी करते हुए श्रेणीबद्ध तरीका से। और उस 2 महीने के अंदर बहुत तेज़ी से हमने ये पूरा व्यवस्था तैयार किया और तुरंत हमने अपना जितने भी केसेस आए उसको कंट्रोल करना, उसका उपचार करना, उसको नियंत्रण करना। लगा उस समय कि काफ़ी कठिन था, मगर आज हम देखते तो हमको लगा कि वो बहुत आसान था। उतने आसानी से बैठ के हम लोग तो बैठ गए। उसके बाद तो आप जानते हैं कहानी, 2021 में एक नया वेरिएंट आया और कोरोना ने सबको दुखी कर दिया, पूरे देश को, पूरे विश्व को। ऑक्सीजन की कमी हुई क्योंकि उस बार 2020 में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी, रेमडेसिविर की आवश्यकता थी नहीं, तो हमने वही पैटर्न अपनाया। मगर जब वो चेंज हुआ और जब कोविड वेरिएंट चेंज हुआ तो उसी के अनुसार हमको अपनी तैयारी करनी पड़ी। पूरे देश में तैयारी हुई, ऑक्सीजन आवंटन हुआ,
उसके साथ रेमडेसिविर का अलॉटमेंट हुआ, उपचार हुए, मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, सबको माने जितना भी मैक्सिमम हो पाया पेशेंट्स को देखा गया, रखा गया, उपचार किया। आज आपको भी आश्चर्य होगा कि इस समय भी हम आज की परिस्थिति में जब हमारे पास 7 केसेस प्रतिदिन पूरे प्रदेश में या मैक्सिमम 15 से लेके 20 केसेस प्रतिदिन पूरे प्रदेश में आते हैं पॉजिटिव केसेस का, हम आज भी 2,20,000, 2,30,000, 2 लाख तक हम टेस्टिंग आज भी जारी रखें। और आज वैक्सीनेशन आप देखेंगे, क्योंकि इसका एकमात्र विकल्प निकला कोविड का, तो वो एक वैक्सीनेशन निकला। ऑलरेडी 3.5 करोड़ इस महीने में हमने सितंबर में अभी तक हम कर चुके हैं। और हमारा जो टारगेटेड पॉपुलेशन है 15 करोड़ का जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसका 57.3% हम ऑलरेडी उसको कवर कर चुके हैं। अब इसी में बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे एम्बुलेंस सेवा बीच में प्रॉब्लम्स आ गए थे, उसको सेटल करना, सेंट्रलाइज मेडिसिन के परचेज़ करना, ये काफ़ी चीज़ें हमने उस बीच में चेंज भी की है इसी कोविड के कुछ पहले और इसी कोविड के दौरान। और साथ में हमको वो भी मैनेजमेंट करना पड़ा। अगर एक साथ कोविड आज इन सब बीमारियों को लेके लगातार अपना एक्टिविटी बना रखता है एकदम सक्रिय तरह से। हम आज जब बैठ के बात करते हैं, और थोड़ा बहुत मैं संक्षेप में ही कह पाऊँगा कि लोग जानते नहीं कि स्वास्थ्य विभाग में कितना काम होता है। बहुत काम होता है हम लोग के यहाँ, कोई आदमी फ्री नहीं रहता। सुबह से लेके रात तक उसको कोई ना कोई गतिविधियाँ में उसको लगना पड़ता है, तब जाके पूरे आबादी का स्वास्थ्य सेवा को हम सफल बना सकते हैं। उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी का कभी कभी आ जाता है कि अब हमको स्वास्थ्य मेला भी करना है। स्वास्थ्य मेला भी हम करते हैं, हर रविवार को हमने स्वास्थ्य मेला पहले करते थे, बीच में कोविड की वजह से बंद कर दिया, आज हम स्वास्थ्य मेला भी करने लग गए हैं। आरोग्य मेला हम हर PHC पर लगाते हैं। 5 संडेज़ को जब हमने पिछली बार किया था तो 25 लाख के लोग आए थे हमारे पास। उनका हमने कैटेगराइजेशन किया था, वर्गीकरण किया था, कौन थायराइड का है, कौन ब्लड प्रेशर का है, कौन डायबिटीज़ का है, कौन सर्वाइकल कैंसर का है, किस किस कैटेगरी में करना, कैसे उनका उपचार करना, किस जगह उनको रेफ़र करना, ये सारी चीज़ें हम लोग साथ साथ करते रहते हैं। एंड इसके बाद हमको आयुष्मान कार्ड भी वितरण करना है। आयुष्मान कार्ड का एक कवर होता है 5 लाख का, नीचे लेवल तक ले जाना उनको करना है। 1,18,00,000 परिवारों को हमको आयुष्मान कार्ड देना है, विच रिलेट्स टू ऑलमोस्ट 6 करोड़ पीपल। 6 करोड़ पीपल को हमको कार्ड देना है। अभी हमने मुश्किल से 47% अभी कवर किया है। कुल मिला के मेरा यही मानना था, और मैं आपके सामने जो अपना थोड़ा बहुत प्रस्तुत कर पाया हूँ। जैसे मैंने आपको कहा भी कि उद्योग है, कानून व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाईवेज़ बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, हर जगह इंडस्ट्रियल हब्स बन रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट आपका जो बन रहा है नोएडा यमुना एक्सप्रेस में, उसके सामने बहुत बड़ा एक भूभाग एक तैयार हो गया, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोग निवेश करने के लिए तैयार हो गए हैं। एंड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, हमारे न्यू हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से हो रहा है। और अगर आप नीचे स्तर की बात करेंगे, जो हमारा 73% पॉपुलेशन जो गांव में रहता है, आज उनको हर प्रकार की व्यवस्था, खास करके कोरोना के समय में उनको खाद्यान्न, हमने फ्री खाद्यान्न एवरी मंथ 2020 में 8 महीने के लिए दिया। और अब की अप्रैल के बाद हम उनको लगातार अभी अक्टूबर तक हम उनको महीना में 2 बार फ्री खाद्यान्न दे रहे हैं। लड़कियों के लिए कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बिल्कुल नवजात शिशु से लेके इंटर तक उसका पूरा फ्री व्यवस्था है, उसकी शादी की व्यवस्था है, डिग्री कॉलेज तक उसकी फ्री एजुकेशन है। हर चीज़ का व्यवस्था सरकार कर रहा है। यहाँ तक कि आपको कोटा में जैसे आपका ट्यूशन होता है, उस ट्यूशन का भी पूरा फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेज के लिए उसका ट्यूशन की पूरी व्यवस्था भी सरकार एक योजना के अंतर कर रही है। तो आज तो हम लोग यही चाहते थे कि अगर हमारा ग्रामीण क्षेत्र है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको उत्थान, उसको सुविधाएं से जोड़ने के लिए, और वही हम सोचते हैं कि हमने काफ़ी अच्छा काम इसमें किया है। तो मैं अपने आप को अब मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को सीमित कर देता हूँ, और आगे जैसे आप बोलेंगे मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूंगी न्यूज़ 18 नॉर्थ सेल्स हेड हर्षवर्धन जी को स्टेज पर, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि जो हमारे सम्मानित जो हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने योगदान से उत्तर प्रदेश के विकास में एक अहम योगदान निभाया, जिन्होंने समाज को दिशा दी अपनी मेहनत से, उन्हें सम्मानित किया जाए। वैक फिल्म से मिस्टर प्रेम पाठक।
एरा मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर MMA फरीदी, POCT के मिस्टर सौरभ गर्ग, लखनऊ पब्लिक स्कूल से SP सिंह साहब, डॉक्टर अमित कुमार जी, डॉक्टर शेख से डॉक्टर AA शेख साहब, स्वास्थ्य कैंसर फाउंडेशन से डॉक्टर सुब्रहर्षा सिंह, MS ग्रुप ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट से मिस्टर वैभव सक्सेना, डायग्नोस्कैन इमेजिन से डॉक्टर अंशुल राजा और उनके साथ डॉक्टर तन्वी नेहा, श्री आयुर्वेदा हॉस्पिटल से डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर मनीष, लाइफ पैथ केयर से मिस्टर संजीत गुप्ता, डॉक्टर स्मार्ट से बुलाना चाहूंगी मैं मिस्टर याजीर काजी, मोहम्मद रजा, स्टार फ्यूचर दिव्या श्रीवास्तव, आयुर्वेदाचार्य से डॉक्टर BD वर्मा, बुलाना चाहूंगी एल्डे मेडी इम्पैक्स लिमिटेड से मिस्टर राजेश रस्तोगी जी को, ज्वेल पैलेस पार्टनर मिस्टर अजय अग्रवाल, डॉक्टर प्रदीप जोशी, ताज हर्बल फार्मेसी से डॉक्टर राशि चौधरी जी, राजगंगा बिल्डर्स से मिस्टर मनीष अग्रवाल, सिटी लॉ कॉलेज से डॉक्टर ममता श्रीवास्तव। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सीलेंस अवार्ड का ये मंच साक्षी बना यूपी के शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी चुनौतियों को समझने का, नीतियों को समझने का और उन चुनौतियों का सामना कैसे करें इस पर विस्तार से चर्चा करने का। सभी सम्मानित अतिथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इसे कामयाब बनाने के लिए। और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में जो हमारे सहभागी हैं उन सभी का भी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।